हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंडर्स आईक्यू यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंडर्स आईक्यू पर। दोस्तों, हमने बायोलॉजी की श्रृंखला की शुरुआत की है और इसमें पहला चैप्टर हमने कोशिका के रूप में शुरू किया है और कोशिका का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की और कोशिका सिद्धांत क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है, ये सब हमने पहले भाग में देखा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे आप जाकर जरूर देखें। आज हम कोशिका से सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकांग क्या होते हैं, किन किन अंगों से मिलकर एक कोशिका का निर्माण होता है, सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ दो चित्र दिखाए गए हैं, जो कि एक है पादप कोशिका का और एक जंतु कोशिका का। पादप और जंतु ये दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनमें विभिन्न अंग पाए जाते हैं, जैसे कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, वैक्यूल्स और भी अनेक राइबोसोम, लाइसोसोम, अनेक प्रकार के इसमें अंग पाए जाते हैं और कुछ अंग ऐसे होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। तो हम इसे डीपली पढ़ेंगे और साथ ही क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, किसी भी नाम से इसको बुलाया जा सकता है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण होता है। जैसा कि आपने चित्र में देखा कि कोशिका के ये बाहर जो एक आवरण है, ये ही है कोशिका झिल्ली, जो कि पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में समान होती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कोशिका में से द्रव अंदर और बाहर जा सकता है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसके माध्यम से कुछ पोषक पदार्थ अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी निकाले जा सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकाला जा सकता है। तो यह एक चयनात्मक पदार्थों का परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिका में जिन पदार्थों की जरूरत है उन्हें ये अंदर ले लेती है, या अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें कोशिका से बाहर निकाल देती है। तो एक चयनात्मक पदार्थों का परिवहन इससे संभव हो पाता है। अच्छा, कोशिका झिल्ली प्रोटीन, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन 52%, फास्फोलिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट 8% पाया जाता है। इसके अलावा इसे सिर्फ प्रोटीन और लिपिड की भी बोल सकते हैं कि कोशिका झिल्ली सिर्फ प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, पर इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो कि 8% होता है। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति की बात कर लेते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल यानी एक बाहरी दीवार, जो कि सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। चित्र में समझते हैं। कोशिका झिल्ली सिर्फ दोनों में पाई जाती है और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जो कि इसका बाहरी आवरण मजबूत बनाती है और इसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें चित्र में आप देख रहे होंगे, एनिमल सेल में सिर्फ एक ही बाहरी आवरण है और इसमें दो आवरण है। एक कोशिका झिल्ली है, एक कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह मोटा व कड़ा आवरण होता है, जो पौधों को निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति एक मोटा और कड़ा आवरण की तरह होती है और यह पौधों को एक निश्चित आकार और उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे आपने देखा होगा, पेड़ पौधों में जो तना होता है उसका बाहरी आवरण कठोर होता है, वो कोशिका भित्ति के कारण ही होता है। कोशिकाओं में बाहरी आवरण जो होता है, जो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है किसी पेड़ या पौधे को। और आपने देखा होगा, हमारी जो त्वचा होती है वो बिल्कुल मुलायम होती है,
तो उसमें सिर्फ झिल्ली पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। अच्छा, बात करें पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो है आंसर होगा सेल्यूलोज की। ऐसे ही फंगस में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो काइटिन, और जीवाणु में पूछा जाए तो पेक्टिन की ये बनी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें आप याद करने की कोशिश करें। अगला बात कर लेते हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में। कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, मान लीजिए एक कोशिका है और ये उसका केंद्रक है। इसमें एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इन दोनों के संयुक्त रूप से हम इन दोनों को जीव द्रव्य कहते हैं यानी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जीव द्रव्य समझ में आ गया क्या होता है। जीव द्रव्य में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका में जीव द्रव्य के अंदर होता है, जिससे कि 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण अवायवीय श्वसन यानी जीव द्रव्य के माध्यम से होता है, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी श्वसन में भाग लेता है, जो 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। इस तरह टोटल 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य, क्योंकि ये द्रव्य एक लिक्विड पदार्थ द्रव्यनुमा पदार्थ होता है, इसलिए कोशिका के पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का कार्य भी ये करता है। जीव द्रव्य में 80% जल और 20% नमक पाया जाता है। इसमें 80% तो नमक जल होता है और 20% इसमें नमक पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। माइटोकॉन्ड्रिया यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपकी कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया, ये चित्र माइटोकॉन्ड्रिया का है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता थे अल्टमैन, और इनका नाम जो दिया था वो दिया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। इन दोनों पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, आप इन्हें याद करें। माइटोकॉन्ड्रिया एक आत्म प्रतिकृति अंग होता है। आत्म प्रतिकृति का मतलब होता है अपनी तरह की दूसरी कृति उत्पन्न कर लेना, यानी अपनी तरह की दूसरी प्रति ये बना सकता है, एक तरह से फोटोकॉपी अपनी कर सकता है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया अपनी तरह की दूसरी प्रति का निर्माण भी कर सकता है। श्वसन का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसमें अवायवीय श्वसन में 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, इस वजह से इसे ये 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का वह भाग अंग जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। कोशिका में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एक लवक में। इन्हीं दो में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। एक केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है, उसे भी हम आगे देखेंगे। पर कोशिका का वह अंग जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया व लवक। माइटोकॉन्ड्रिया में मदर का डीएनए पाया जाता है। ये लाइन आप जरूर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में मदर का डीएनए पाया जाता है, लेकिन केंद्रक में मदर और फादर दोनों का डीएनए पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किसका डीएनए पाया जाता है, मदर, फादर, सिर्फ मदर, दोनों का, इस तरह से। तो मदर का डीएनए पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, और केंद्रक में मदर और फादर दोनों का डीएनए पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है वह गोलाकार डीएनए होता है। गोलाकार डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह का डीएनए पाया जाता है, आंसर होगा गोलाकार डीएनए। आगे बात करते हैं आंतरिक झिल्ली या दीवार या उंगली नुमा संरचनाओं को क्रिस्टी कहा जाता है। आप चित्र में देखें, ये जो आंतरिक एक उंगली नुमा संरचना है और ये इसकी बाहरी जो दीवार है, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित उंगली नुमा संरचनाओं
को कहा जाता है? तो आंसर होगा क्रिस्टी। इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो ये नीले रंग से दिख रहा है, ये द्रव्य है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ, क्रिस्टी के बीच में खाली जगह होती है, उसमें तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। पादप कोशिका में क्रिस्टी को क्या कहते हैं? ट्यूबुली। ये भी आप याद रखेंगे, ट्यूबुली। पादप कोशिकाओं में क्रिस्टी को क्या कहा जाता है? ट्यूबुली। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम की बात कर लेते हैं। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम की खोज की थी जीई पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने, और राइबोसोम में आरआरएनए टाइप का आरएनए पाया जाता है। राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है जो कि आरआरएनए टाइप का होता है। तो ये जब हम डीएनए और आरएनए पे चर्चा करेंगे तब इसे डीपली पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही ध्यान रखें कि राइबोसोम में किस तरह का आरएनए पाया जाता है, तो आरआरएनए पाया जाता है। आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो इसमें आरआरएनए पाया जाता है। आगे चलते हैं, प्रोटीन का यह निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन के निर्माण में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है, तो इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है और अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर यह चिपका होता है। ये ध्यान रखें कि राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है और यह अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर चिपका होता है। राइबोसोम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का 70S टाइप पाया जाता है, 70S टाइप आरएनए राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये छोटा होता है, प्रोकैरियोटिक में छोटा पाया जाता है और यूकैरियोटिक में इसका साइज बड़ा होता है। 70S 50 + 30 को मिलकर 70S बनता है और ऐसे ही 80S में 60S और 40S को मिलकर बनता है। इसका विशेष ध्यान रखें, 50 और 30 को 80 ऑप्शन में ना लगाएं। 50 और 30 S मिलकर के 70S और 60 और 40 मिलकर 80S का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग या कोशिका का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। क्या होता है लाइसोसोम? लाइसोसोम में एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि 2 तरह के काम करता है। अगर कोशिका विकसित अवस्था में है तो यह बैक्टीरिया को मारता है, जो अवशिष्ट बैक्टीरिया हैं उनको मारता है, कोशिका की रक्षा करता है। और अगर कोशिका वृद्ध हो चुकी है, वृद्ध अवस्था में कोशिका है, तो वह कोशिका को पूरी तरह नष्ट कर देता है। ये अपने आप को नष्ट कर लेता है, एक बम की तरह फट जाता है और जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया को मारकर ये कोशिका की साफ सफाई करता है, इसीलिए इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। लाइसोसोम के बारे में बात करें तो जंतु कोशिका में ये उपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है, परंतु वयस्क आरबीसी जो कि जंतु कोशिका का ही भाग है, वयस्क आरबीसी में ये अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम वयस्क आरबीसी में अनुपस्थित होता है क्योंकि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन है। हम जब रक्त समूह के बारे में बात करेंगे तब आरबीसी को डीपली पढ़ेंगे। अभी आप कुछ बातें जान लें आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और आरबीसी जो नष्ट होती है वो स्प्लीन या प्लीहा में जाकर के नष्ट होती है। इसे तिल्ली भी कहा जाता है। तो इसी वजह से स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे चलते हैं, गोल्जीकाय के बारे में बात करते हैं। गोल्जी बॉडी। गोल्जीकाय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी और इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जीकाय रखा गया। गोल्जीकाय का एक दूसरा भी नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया, जो नाम बेकर नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लाइपोकॉन्ड्रिया कोशिका के किस भाग को कहते हैं? तो आंसर आएगा गोल्जीकाय को। सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यह सिर्फ यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में इन्हें डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम इसे कहते हैं।
डिक्टियोसोम किसका नाम है? गोल्जी काय का। ऊर्जा व प्रोटीन को कोशिका के हर भाग तक पहुंचाता है। गोल्जी काय का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि वह ऊर्जा और प्रोटीन को कोशिका के हर भाग तक पहुंचाता है। किसी भी अंग में जहां ऊर्जा की जरूरत होती है, वहां ये ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। जैसे कि कोई धावक है जो पैदल चलता है या भागता है, उसके पैरों में ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, तो वो सारे शरीर से ऊर्जा को पैरों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो गोल्जी काय का ये कार्य होता है कि वह ऊर्जा को और प्रोटीन को कोशिका के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है, जिससे कि ऊर्जा और प्रोटीन का जो बैलेंस है वो बना रहता है। इस वजह से इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल या किडनी ऑफ सेल भी कहते हैं। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल या किडनी ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगला बात कर लेते हैं रिक्तिकाएं, रसधानी या वैक्यूल्स के बारे में। रिक्तिकाएं क्या होती है? रिक्तिका एक झिल्ली-नुमा संरचना होती है जो कोशिका में पाई जाती है। ये बाहरी आवरण इसका झिल्ली, इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट। तो रिक्तिकाओं के बाहरी आवरण को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। बाहरी झिल्ली टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर रिक्तिकाओं का जो प्रमुख कार्य है वो है पानी का एब्जॉर्प्शन करना। पानी को ये इकट्ठा करती हैं, पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं। इसमें पानी तरल पदार्थ भरा होता है, क्योंकि पादपों को या पेड़ पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में बड़ी पाई जाती हैं और जंतु कोशिकाओं में इनका जो साइज है वो छोटा होता है। तो पादप कोशिकाओं, क्योंकि पादप में ये पानी की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए पादप कोशिकाओं में रिक्तिका रसधानी बड़ी साइज में पाई जाती है। पादप कोशिका का भंडार गृह भी इसे कहा जाता है। पादप कोशिका भंडार गृह अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आंसर होगा रिक्तिकाएं। आपको मैं चित्र में दिखा देता हूँ रिक्तिकाएं कहाँ होती है। ये देखिए वैक्यूल्स, ये होती है रिक्तिकाएं जो पादप कोशिका में इनका साइज बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटी छोटी पाई जाती हैं। कुछ जगह पाई जाती हैं, छोटी छोटी पाई जाती हैं, क्योंकि जंतु कोशिका में पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी पेड़ पौधों को इनकी जरूरत होती है। तो आज की क्लास में हमने कुछ कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ा। अगली पार्ट में हम कोशिका के सभी अंगों को पूरा कर लेंगे और कोशिका के आए हुए क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें भी करेंगे। तो आज के इस कोशिका के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने व्यूज कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और अगर आपने अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मुलाकात होगी अब आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।